पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। Hello students and welcome back to the next level of magnetic field, that is moving charges and magnetism. लास्ट लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था हाउ टू डिटरमाइन द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को जब मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं, प्रिसाइजली करंट कैरिंग कंडक्टर को, नॉट अ चार्ज के लिए फॉर्मूला वाज F is equal to QED sin theta, and for a current carrying conductor, in fact a straight current carrying conductor, the formula was F is equal to IBL sin theta. क्लियर है? आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग देखेंगे हाउ टू डिटरमाइन द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। तो इसके लिए सबसे पहले बच्चों हम क्या करें, लेट अस फर्स्ट कंसिडर टू पैरेलल कंडक्टर्स। दीज आर टू पैरेलल कंडक्टर्स and let us assume that the current flowing in these conductors are I1 and I2 respectively. These two conductors are placed at a distance of d, small d, right? अब लॉजिक क्या है, मुझे देखना है कि अगर दो पैरेलल इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर एक दूसरे के पैरेलल में रखे हुए हैं तो क्या ये एक दूसरे पर कोई फोर्स लगाएंगे, और अगर लगाएंगे तो वो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव होगा, या वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिन पर दैट नेचर ऑफ द फोर्स विल डिपेंड। तो अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को बच्चों समझने के लिए हम फिर से अपने बेसिक मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट पे आएंगे। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब अगर एक कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, then definitely it will produce a magnetic field. Clear? ओयरस्टेड के एक्सपेरिमेंट से ही ये प्रूव हो चुका था कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब बच्चों मैंने दो वायर्स लिए हैं, वायर ए एंड वायर बी, राइट? अब इन दोनों में करंट का डायरेक्शन कैसा भी हो सकता है दोनों में करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो, इट माइट बी अपवर्ड्स और इट माइट बी डाउनवर्ड्स, या ये भी हो सकता है बच्चों कि एक केस में करंट अपवर्ड हो और दूसरे केस में डाउनवर्ड्स हो, मतलब दोनों वायर्स में करंट ऑपोजिट डायरेक्शंस में फ्लो कर रहा हो। तो ये दोनों ही केसेस पॉसिबल हैं और हमें दोनों ही केसेस कंसिडर करने हैं। तो हमने पहले स्टार्टिंग में लिया है कि मेरे जो दोनों पैरेलल कंडक्टर्स हैं वो डी डिस्टेंस पे रखे हैं और दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। वायर ए में करंट है बच्चों I1 और वायर बी में करंट है I2। अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये डेड श्योर है। तो सबसे पहले बच्चों मैं क्या करूं, मैं इस करंट कैरिंग कंडक्टर I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालूं, फाइन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो एक लॉन्ग पैरेलल वायर की वजह से इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई d। दिस इज द फॉर्मूला। हमने ये फॉर्मूला डिस्टेंस को r लेके किया हुआ था। अगर ये डिस्टेंस r है तो ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी मैग्नेटिज्म के तीसरे लेक्चर में डिराइव कर चुके हैं। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर एट ए डिस्टेंस r। हम इसको एम्पियर सर्किटल लॉ से भी कर सकते हैं, अदरवाइज बेसिक मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, राइट? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लेता हूं ये मैग्नेटिक फील्ड है B1। अब मैग्नेटिक फील्ड बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, द इजीएस्ट मेथड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टू यूज द राइट हैंड पाम रूल। मुझे जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, अपनी फिंगर्स को उस पॉइंट की तरफ पॉइंट करूंगा, अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में रखूंगा और मेरे पाम पर जो परपेंडिकुलर पड़ेगा वही मुझे उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं। मैंने अपनी फिंगर्स को यहां पे रखा, मान लिया यहां पर वो पॉइंट है यहां पर, और मैंने अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में रखा ये। तो
अब जब मैं अपने पाम मतलब हथेली पर परपेंडिकुलर डालूंगा तो देखिए परपेंडिकुलर अंदर जाएगा, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा। आई होप इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस वायर की वजह से डी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी, राइट, एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड इज B1। अगर मैं डायरेक्शन लिख दूं तो B1 इज टूवर्ड्स द प्लेन ऑफ द व्हाइट बोर्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड्स। आप जो स्क्रीन देख रहे हो उसके अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, राइट। अब बच्चों जस्ट अभी हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ के आए हैं, whenever we place a current carrying conductor in a magnetic field, a force acts on it, right? Whenever we place a current carrying conductor in a magnetic field, a force acts on it, right? तो अब ध्यान से समझेंगे, I1 वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है वो B1 है, और B1 मैग्नेटिक फील्ड में एक दूसरा वायर रखा है जिस पर करंट फ्लो कर रही है I2। तो दूसरे वायर पे बच्चों B वायर पर फोर्स कितना लगेगा? फोर्स विल बी IBL sin थीटा। अब थीटा बच्चों क्या है? I इज I2। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है? B1 है, जो पहले वायर की वजह से थी। तो I2 B1, मैंने दोनों वायर्स की लेंथ L मान ली है, IB1L sin थीटा, राइट, क्लियर। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? थीटा इज 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि करंट मेरा ऐसे जा रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो L क्रॉस B में थीटा 90 डिग्री है, तो थीटा 90 डिग्री हो गया, दैट मींस मैं इसको लिख सकता हूं I2 B1 इंटू L। क्लियर है? इसमें आई गेस कोई डाउट नहीं है। अब फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो मेरे लिए डायरेक्शन निकालना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब ये डायरेक्शन मैं कैसे निकाल सकता हूं? मैंने आपको जस्ट पिछले लेक्चर में बताया था, L क्रॉस B से भी निकाल सकता हूं। L मतलब जिस तरफ करंट जा रहा है, L मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो L क्रॉस B ऐसे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखिए L मतलब करंट की डायरेक्शन में, लेंथ की डायरेक्शन में रखी अपनी फिंगर्स, और B अंदर है तो कर्ल किया, राइट हैंड कर्ल रूल, तो थंब इधर आया तो फोर्स इधर है। दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन B ड्यू टू A। इसको लिख सकता हूं फोर्स एक्टिंग ऑन B ड्यू टू A, या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो आपको ज्यादा समझ में आता है उससे भी निकाल लीजिए। दिस इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, FBI। इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में, तो जो थंब का डायरेक्शन होगा, दिस विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दिस इज B, दिस इज I एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स बच्चों इधर आ रहा है, क्लियर, फाइन। चलिए अब वायर 1 पे लगने वाला फोर्स देखता हूं। तो वायर 1 वायर 2 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी उसके इंफ्लुएंस में है। भाई अगर मुझे इस पर लगने वाला फोर्स निकालना है, मुझे निकालना है फोर्स एक्टिंग ऑन A ड्यू टू B, तो कैसे निकालूंगा? दिस फोर्स विल बी बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय B। ये दूसरा वायर जो है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई है B2, उस मैग्नेटिक फील्ड में जब पहला वायर आएगा तब वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो सबसे पहले मेरे लिए B2 निकालना बच्चों जरूरी है। तो B2 कितना आएगा? सेम फॉर्मूला, म्यू नॉट I2 2 पाई D, राइट, यही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। What will be the direction? डायरेक्शन बच्चों क्या होगा? देखिए दिस इज I, दिस इज द पॉइंट, ये मैंने थंब को रखा करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को पॉइंट किया उस तरफ जहां मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो थंब पे जो परपेंडिकुलर आएगा वो बाहर आ रहा है, आपकी स्क्रीन से बाहर। तो बच्चों यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, ये मैग्नेटिक फील्ड बच्चों बाहर की तरफ है,
राइट, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब फोर्स कैसे निकालूंगा? फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू बी, ये कितना आएगा? I1 B2 L sin थीटा। साइन थीटा अगेन विल बी 1 क्योंकि थीटा इज 90 डिग्री, तो दिस विल बी I1 B2 L। अब इस इक्वेशन में बच्चों B1 की वैल्यू रखिए तो क्या आएगा? म्यू नॉट I1 I2 L डिवाइडेड बाई 2 पाई D। इस इक्वेशन में B2 की वैल्यू रखिए तो क्या आएगा? म्यू नॉट I1 I2 L डिवाइडेड बाई 2 पाई D। तो आप ध्यान से देखो, सबसे पहले इस फोर्स का डायरेक्शन निकालूं कि ये फोर्स आखिर लग किधर रहा है, ठीक है ना? तो देखो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, L या करंट का डायरेक्शन ऊपर है, तो L क्रॉस B, L क्रॉस B, L क्रॉस B बाहर की तरफ है, मतलब राइट की तरफ। तो इधर फोर्स किधर लगा? F A B इज इनवर्ड्स, या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी आप निकाल सकते हो, F B I। देखिए ऐसे आएगा, दिस इज I, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट ऊपर, थंब इधर, तो मेरा फोर्स इधर लगेगा। क्लियर है? अब जरा दोनों एक्सप्रेशंस को देखिए बच्चों, दोनों एक्सप्रेशंस बिल्कुल सेम है, तो क्या मैं लिख सकता हूं? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन टू पैरेलल वायर्स इज गिवन एज म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई B, राइट? तो ये मेरा हो गया फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। अब कंडीशन क्या है? इफ, इसको नोट कर लेंगे, इफ द करंट is in same direction, if the current is in same direction, तो मेरा फोर्स कैसा है? फोर्स इज अट्रैक्टिव। आप देखिए FAB और FBA दोनों एक दूसरे की तरफ एक्ट कर रहे हैं। अब इसी केस में अगर मैं इनमें से कोई एक भी करंट का डायरेक्शन चेंज कर दूं, मतलब I1 I2 में से कोई भी करंट का डायरेक्शन चेंज कर दूं, मान लेता हूं, इसको नोट कर लीजिए, यहां तक सबको क्लियर हो चुका है। मेरा एक्सप्रेशन वही है, सिर्फ नेचर ऑफ फोर्स में देखना चाहता हूं। मान लेता हूं अब की बार मैंने I2 बदल दिया, अब की बार बच्चों मैंने I2 बदल दिया, तो देखता हूं क्या हो रहा है। सब कुछ वैसे ही रहेगा, चेक करता हूं। सबसे पहले बच्चों I1 की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर थी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। अब फोर्स देखते हैं क्या आता है। देखिए L नीचे है भाई, अब की बार I2 नीचे है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, दिस इज I, दिस इज B, I क्रॉस B, L क्रॉस B, तो फोर्स बाहर की तरफ आ रहा है। दैट मींस ये फोर्स F ऑफ A बाहर आ गया, या आप चाहो तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी निकाल सकते हो। देखिए B अंदर की तरफ, I नीचे की तरफ, तो फोर्स मेरा राइट की तरफ, राइट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब यहां पर जरा मैग्नेटिक फील्ड, अब देखिए इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी बदल जाएगा क्योंकि करंट का डायरेक्शन बदल चुका है, राइट। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? थंब को करंट की डायरेक्शन में रखा, फिंगर्स को पॉइंट किया, तो परपेंडिकुलर मेरे व्हाइट बोर्ड के अंदर आ रहा है। इसका मतलब यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड अब की बार अंदर है, B2 भी मेरी अंदर की तरफ है। देखो एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से डायरेक्शंस में चेंज आ जाएगा, और डायरेक्शन में चेंज आ गया बच्चों तो सभी कुछ बदल गया। क्लियर है? सभी कुछ बदल गया। चलो अब B2 की वैल्यू अंदर है, तो अब मुझे देखना है F B कितना है। देखिए भाई L ऊपर है, ऊपर कर दिया, B अंदर है, तो I क्रॉस B या L क्रॉस B, फोर्स इधर आ गया। अब की बार फोर्स बच्चों F B इधर आ गया, या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी कर लीजिए। मैं सभी
लेक्चर्स में आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के जितने भी तरीके हैं सब बता रहा हूं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। मैग्नेटिज्म इसीलिए टफ होता है क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन नहीं पता होता। चलो देखते हैं। बी अंदर किया, आई ऊपर किया, तो फोर्स बाहर की तरफ लगा। अब यहां ध्यान से देखो, FA और FB दोनों ऑपोजिट हैं, तो हो क्या रहा है, एक्सप्रेशन अभी भी यही है भाई, वैल्यूज में थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा। फर्क किस में पड़ेगा, केवल नेचर ऑफ फोर्स में। इफ करंट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर मैं बोल दूं करंट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो फोर्स कैसा हो गया, रिपल्सिव फोर्स हो गया। अब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे अगर उनमें एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, और वही दोनों कंडक्टर्स एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे अगर उनमें ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। क्लियर है बच्चों? तो दिस वाज द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। अगेन जैसे मैंने पहले भी बोला, द डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यूज। हम साइक्लोट्रॉन पढ़ने के बाद जब सभी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो एक बहुत डिटेल्ड लेक्चर पढ़ेंगे जिसमें मैं सिर्फ न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा। जितने भी कॉन्सेप्ट हमने अभी तक पढ़े हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में या मैग्नेटिज्म या मूविंग चार्जेस में, उन सभी के न्यूमेरिकल सिंगल लेक्चर में एक ही जगह, जिससे पूरा लेक्चर देखने के बाद आपको हर तरीके के न्यूमेरिकल समझ में आ जाएंगे। बट वो बात की बात है। चलो, अब आप में से जिन बच्चों ने 11th में ध्यान से पढ़ा होगा उन्हें ये एक्सप्रेशन याद होगा। ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चों? इसी एक्सप्रेशन से मेरी एम्पियर की डेफिनेशन आती है। ध्यान से देखिएगा, इसी फॉर्मूले से मेरी एम्पियर की डेफिनेशन आती है। अगर मैं आपसे बोल दूं डी को मैं 1 मीटर कर दूं, मतलब मैं दोनों वायर्स को 1 मीटर की डिस्टेंस पे रख दूं और दोनों ही वायर्स में सेम करंट फ्लो कराऊं, ठीक है ना, सेम डायरेक्शन में सेम करंट फ्लो कराऊं दो इनफाइनाइट वायर में, तब वहां से मुझे 1 एम्पियर की डेफिनेशन मिल सकती है। मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट अपॉन 2 पाई? भाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वॉज 4 इंटू 10 टू द पावर -7, तो दिस विल बी 2 इंटू 10 टू द पावर -7। तो F अपॉन L का वैल्यू आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -7। कब? जब D मेरा 1 हो जाए और I1 इज इक्वल टू I2 को मैं I मान लूं। अपनी कन्वीनियंस के लिए, जस्ट इन ऑर्डर टू डिराइव अ डेफिनेशन, मैं I1 और I2 को I मान रहा हूं। फाइन, कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। फाइन, या इसको 1 एम्पियर मान लूं क्योंकि मुझे 1 एम्पियर डिफाइन करना है। तो अब यहां पर I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 1 है। तो अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, मैं क्या कह सकता हूं, 1 एम्पियर इज इक्वल टू दिस मच फोर्स पर यूनिट लेंथ इफ यूनिट करंट इज फ्लोइंग इन 2 इनफाइनाइटली पैरेलल वायर्स केप्ट एट अ यूनिट डिस्टेंस। ये बच्चों वही डेफिनेशन है जो हमने फंडामेंटल यूनिट्स एंड क्वांटिटीज में पढ़ी थी क्लास 11th में। भाई करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इन सभी की स्टैंडर्ड डेफिनेशंस भी हैं। तो एम्पियर की स्टैंडर्ड डेफिनेशन बनाने के लिए हम यही फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एम्पियर की डेफिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? आई होप आपको फोर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा अलोंग विद द डायरेक्शन। डायरेक्शन वाज वेरी इंपॉर्टेंट, और साथ ही आपको यह भी समझ में आ गया कि हम एम्पियर की डेफिनेशन कहां से लाते हैं। क्लियर है?
चलिए बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे, और साइक्लोट्रॉन पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा चार्ज पार्टिकल का बिहेवियर चेक करना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। वैसे ये लेक्चर हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स में मैं आपको थोड़ा सा इस बारे में बता चुका हूं, बट फिर भी आई विल मेक अ वेरी ब्रीफ इंट्रो ऑफ द बिहेवियर ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड आफ्टर दैट हम साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे, एंड देन वील बी डन विद ऑल द कॉन्सेप्चुअल एंड थ्योरेटिकल पार्ट्स। लास्ट में वील हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर जिसमें हम सभी तरह के न्यूमेरिकल्स को करेंगे। क्लियर है? आई होप आपको कंटेंट समझ में आया होगा। जो मैंने बताया वो विद डायरेक्शन अच्छे से समझ में आ गया है। इफ इन केस यू हैव फाउंड द कंटेंट वर्दी इनफ, like the video, subscribe the channel. Your subscription motivates us to come up with a number of videos with easiest possible explanation. Fine? Till the next video, stay well, stay healthy, and most importantly, steady well. Thank you.